हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, हम लोग काफ़ी समय के बाद कोई क्लासेस कर रहे हैं। एक्चुअल में मेरे भी कुछ पेपर्स थे जिनकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, और अब हम लोग क्लासेस फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं अब जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ वो पूरा का पूरा टॉपिक वाइज क्लियर करूँगा। और मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स का मतलब एक पोर्शन होता है क्वांट सेक्शन, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जिस एग्जामिनेशन को मैं टारगेट करते हुए बेसिकली क्वांट सेक्शन पूरा पढ़ाऊंगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा वो होगा एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बेसिकली मैं पढ़ाऊंगा। और जो और लोग होंगे वो सोच रहे होंगे कि एसएससी को टारगेट करते हुए पढ़ाएंगे तो बाकी की एग्जामिनेशन का क्या होगा। बाकी की एग्जामिनेशन में तो क्वांट आती है। तो एक बात समझिएगा, अभी हाल ही में एक पेपर हुआ है यूपी का एक पेपर हुआ है। और यूपी का वो पेपर था जूनियर एडेड का पेपर हुआ था अभी हाल ही में, अभी शायद एक हफ्ते पहले हुआ था, ठीक है। तो जूनियर एडेड का पेपर हुआ था और पेपर की आप क्वांट सेक्शन समझ लीजिए काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी गई थी। जो इसमें जो मैथ आई थी, ठीक है, जिसमें मैथ्स आई थी वो बहुत ही अच्छे लेवल की पूछी गई थी। मतलब प्री लेवल तक की नहीं पूछी गई थी, प्री लेवल से भी एक अबव लेवल था, उससे पूछी गई थी। मतलब आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। तो इसीलिए मैं एसएससी को टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एसएससी में जो कई पेपर होते हैं जैसे सीजीएल होता है, सीपीओ होता है और सीएचएसएल होता है, ठीक है। इन 2-3-4 पेपर है, उनको मैं दिमाग में रखते हुए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरी पढ़ाऊंगा। और जो भी स्टेट लेवल के मैथ्स होगी वो उसी में कवर अप हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं देखिए प्री पे ज़्यादा ध्यान दूंगा और मेंस भी साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। प्री और मेंस साथ साथ इसके क्वेश्चन चलते रहेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा और बेसिक से शुरुआत करते हुए प्री के जितने क्वेश्चंस हैं वो पढ़ाऊंगा और मेंस के लायक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपके जैसे आप यूपी के हो तो यूपी में अगर कोई एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे यूपी पीएससी कराती है, उसमें जो आपका सीसेट का पेपर होता है, या फिर आपका यूपी पीसीएल कराती है, अगर उसमें मैथ आती है तो आप वो बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं सारे पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट के थ्रू आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाई भी हुई है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे पड़ी हुई है मैथ्स एसएससी करके पड़ी हुई है प्लेलिस्ट, ठीक है। लेकिन वहाँ तक मैंने थोड़ी ही पढ़ाई थी, 44 लेक्चर पढ़ाए थे। लेकिन इस बार मैं सारी की सारी पूरी मैथ कवर कप कराने वाला हूँ। एक बात समझिएगा कि मैथ थोड़ी सी लंबी चलेगी, करीब 3-4 महीने चलेगी और काफ़ी ज़्यादा क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे लेवल भी अप होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पिछली क्लासेस मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लासेस मिस करी तो जो कॉन्सेप्ट है वो आप छोड़ देंगे और जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आप क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं जो मैथ्स में जो टॉपिक कवर अप कराऊंगा लिख देता हूं एक बार मैं कौन कौन से टॉपिक में कराऊंगा। पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको छोड़िएगा नहीं। और काफ़ी लंबा भी चलने वाला है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो नहीं पढ़ाई थी वो भी इस बार पढ़ाऊंगा। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन। कुछ लोग कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन क्या पढ़ाएंगे सर, बहुत आसान होता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन नहीं चलेगा, एक बहुत ही अच्छे लेवल का सिंप्लीफिकेशन चलेगा जिसमें आपको वेरिएबल से खेलना सिखाया जाएगा, ठीक है। ये अगर आपने ये दोनों टॉपिक कवर अप किए, इसके साथ साथ तीसरा टॉपिक चलेगा सर्ड एंड इंडिसेस का टॉपिक चलेगा। और जब जैसे ये तीनों टॉपिक हो जाते हैं, इन्हीं टॉपिक का एक निचोड़ बनता है जिसे कहते हैं अलजेब्रा, ठीक है, जिसे कहते हैं अलजेब्रा। जिस मैथमेटिक्स की शुरुआत ही अलजेब्रा से हुई थी, ठीक है।
तो अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। और अलजेब्रा से ही एक टॉपिक रिलेट करता है जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रिलेट करता है। अब एडवांस चालू हो चुकी है। जब एडवांस यहाँ से चालू हो गई है तो एडवांस मैं पूरी ख़त्म करूँगा, ठीक है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और फिर छठा आपका ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में कुछ लोग कह रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। 7th जो होगा आपका जो मेंसुरेशन बचा हुआ है वो मेंसुरेशन, ठीक है। और उसके बाद में डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन जो आता है आपके पैराग्राफ के फॉर्म में पूछते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में 9th हम लोग अब यहाँ से अरिथमेटिक चालू हो जाएगा। यहाँ से हमारे 4 टॉपिक जो थे एडवांस के वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, मतलब मैं पढ़ाऊंगा बेसिकली अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और डीआई। इसके बाद में हम लोग अरिथमेटिक चालू कर देंगे। अरिथमेटिक में मैं सबसे पहले अगर आपको पढ़ाना चाहूँगा तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। उसके बाद में जो टॉपिक चलेगा वो होगा हमारा परसेंटेज। फिर 11वां टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और उसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट भी आता है, तो डिस्काउंट भी इसी में ही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में ही होगा, अलग से कोई नहीं होगा। उसके बाद CI एंड SI, ठीक है। CI SI कुछ लोग बहुत टफ मानते हैं, जब अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं CI SI के तो वो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड से पूरा CI ख़त्म कराऊंगा, ठीक है। और कोई भी रटा हुआ मेथड नहीं होगा। जितने मैंने टॉपिक लिखे हैं इनमें कोई भी रटा हुआ चीज़ नहीं होगी कि आप रट के जा रहे हो और रट के वहाँ पे आंसर्स कर रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस CI, ठीक है। उसके बाद में एवरेज में पढ़ा दूंगा, एवरेज सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज का बहुत। उसके बाद में हमारा टाइम एंड वर्क, और फिर बाद में लास्ट टॉपिक जो होगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। इसी में ट्रेन, बोट वगैरह सब आ जाती है। और जो टॉपिक आपने बोला था एवरेज, एवरेज जो हमारा टॉपिक होगा, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैथमेटिक्स का चार्ट रहेगा और जिसको मैं ऐसे ही क्रम वाइज कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला आज का टॉपिक हम लोग कवर कब करेंगे, नंबर सिस्टम का, ठीक है। और नंबर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है। देखिए जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है नंबर सिस्टम वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा साथ में, ठीक है। उसके साथ साथ आज हम लोग के साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो भी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक है। और अपनी जो पूरी तवज्जो है वो यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, इस व्हाइट बोर्ड पे। जो आज सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हिंदी में से कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा। मतलब ये है कि हम लोग, हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से, किस सिस्टम में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस सिस्टम में हम लोग उन नंबरों को रिप्रेजेंट करेंगे वही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक जो मैं पढ़ाता हूँ वो हमेशा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर ही नंबर सिस्टम का बेस है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें एक सब टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा टॉपिक होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़ा होगा और बहुत ही आपको ध्यान से और बहुत ही शांत मन से सीखना होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रित संख्याएं। क्या कहते हैं? सम्मिश्रित संख्याएं कहते हैं, ठीक है, सम्मिश्रित संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि आपने आज तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, आज तक आपने इंटर में या हाई स्कूल में या बीए बीएससी में जो भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कोई नंबर पढ़ा है
पॉजिटिव में कोई बहुत बड़ा नंबर पड़ा है, मान लीजिए 1009, ठीक है, ये पॉजिटिव का एक बड़ा नंबर है, ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसके साथ साथ मान लीजिए आपने कोई आयोटा के फॉर्म में नंबर पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 7i, तो ये i जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है आयोटा को। इसका मतलब होता है ये इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। और ये भी जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग अगला नंबर कोई लिख देते हैं निगेटिव का। मान लीजिए मैंने लिखा -9 लिखा, तो वो भी कैसा नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। दो नंबर्स के बीच में मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूं, इसका मतलब ये है कि दूसरा नंबर अलग होगा, ठीक है, एक ही मत मान लीजिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा 7 + 3i। अच्छा, ये दो नंबर है या एक नंबर है, बताइए आप लोग। ये दो नंबर होंगे, ये जो मैंने ये लिखा है ये चीज़ 7 + 3i, ये दो नंबर है या एक नंबर है, गाइस ये एक ही नंबर है। जब तक कि नंबर्स के बीच में कॉमा ना लगे वो नंबर्स अलग अलग नहीं होते, ठीक है। तो ये एक ही नंबर है, और ये कैसा नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बता दूंगा कौन सा इमेजिनरी होगा कौन सा रियल होगा। अभी आप सिर्फ इतना समझते चलिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम लोग ना दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका जो पहला पार्ट होगा वो उसे कहते हैं रियल नंबर। क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो होता है इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इससे पता भी चल रहा है आपको कि रियल नंबर मतलब ये वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, मतलब रियल में कुछ होंगी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में, इमेजिन कर रहे हैं, तो इसे क्या बोल देंगे, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जो चीज वास्तव में है, रियल में है, उसे हमने बोला रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। और जो चीज हमारी कल्पना में बसी हुई है, ठीक है, हमारे इमेजिनेशन में बसी हुई है, उसे क्या हमने बोल दिया, इमेजिनरी नंबर हमने बोल दिया, ठीक। आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं इमेजिनरी नंबर को बता देता हूं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं आई से, ठीक, किससे डिफाइन करते हैं, आई से। और आई को बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा बोलते हैं, आई से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई का मतलब, आई क्यों आया, इस्तेमाल क्यों हुआ, जब हमारा 1 2 3 4 या -1 2 3 4 या पॉइंट में काम चल जा रहा था, ये आयोटा आया ही क्यों। आयोटा इसलिए आया बेटा, मान लीजिए कि आपने कोई नंबर रूट में लिख रखा है, ठीक है, 25 लिख रखा है। अब इसको आप जब बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब बाहर निकालोगे, रूट से बाहर निकालोगे, तो ये रूट से 5 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक। तब इमेजिनरी नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, इमेजिनरी नंबर की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर यहाँ पे अंदर -25 है, -25 का रूट है, तब इसे कैसे बाहर निकालेंगे, तब इस तरह से बाहर निकाला जाएगा। देखिए 25 तो बाहर निकल आएगा, इसको अगर ये हम लोग इस तरह से डिफाइन करें, 25 × -1 लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। तो 25 तो बाहर निकल आएगा, जब रूट से जब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक, और रूट का फिर क्या हो जाएगा, -1 बचेगा। अब ऐसा मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं है या कोई ऐसी धारणा नहीं है जो माइनस को रूट से बाहर निकाल सके, ठीक है, माइनस को रूट से बाहर निकाल सके। तो माइनस का जो है वो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसकी वजह से हम लोग क्या कह देते हैं, इस पूरे क्रम को क्या बोल देते हैं, आई बोल देते हैं, तो हो जाता है आयोटा, ठीक। इसका मतलब आई का जो मान निकला है, आई का जो मान निकला है वो क्या निकला है, -1 का रूट। समझ में आया। तो जब भी निगेटिव कोई नंबर रूट के अंदर होगा तो हम लोग उसे आई में डिफाइन कर सकते हैं, आयोटा में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी। इसे बात आप समझ लीजिए कि -25 था रूट के अंदर,
25 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, हमने निकाल लिया, वो हो गया 5 हो गया है। लेकिन माइनस का 1 अंदर ही है अभी भी, ठीक है, माइनस का 1 अभी भी रूट के अंदर ही है। और माइनस का 1 जो है, माइनस का 1 होता है, रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो हम लोग उसको इस पूरे ही नंबर को डिफाइन कर देते हैं, किससे डिफाइन कर देते हैं, आई से, आई से डिफाइन कर देते हैं, आयोटा से डिफाइन कर देते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू रूट का -1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके एसएससी के कोर्स में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक छोटी सी जानकारी दे दी है कि आई क्या होता है, ठीक। ये आपने हाई स्कूल, आपने फर्स्ट ईयर और इंटर में पढ़ा होगा। जब आप लोग आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये आईआईटी में आता है बेसिकली, ठीक है, ये आईआईटी में आपका आता है। और आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, इंटर में है क्योंकि, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है इंटर में, आप लोग भूल गए होंगे शायद, ठीक है, पर मेरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स पे आते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स को डिफाइन अगर हम लोग एक बार में करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक। अभी रियल नंबर की बात चल रही है, इमेजिनरी नंबर खत्म हो चुका है, ठीक है, रियल नंबर की बात चल रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक नंबर लाइन बनाई, ठीक। नंबर लाइन क्या होता है बेटा? नंबर लाइन ये होता है कि जहाँ पे हमारे नंबर्स, जिस लाइन पे हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे बीच में क्या आता है, जीरो आता है। जीरो के जब राइट हैंड साइड चलते हैं तो क्या होता है, वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स आने लगते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और ऐसे करते करते हमारे कहाँ तक चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक, प्लस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और करते करते कहाँ तक चला जाएगा भाई, माइनस के इनफाइनाइट तक। ये माइनस का इनफाइनाइट है यहाँ पे देखिएगा, और वहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा है इतनी बात? अच्छा, मैंने बोला है कि रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्या केवल पूरे नंबर ही होंगे, मतलब जैसे मैंने बोल दिया -2, -1, 0, 1 2 3 4, -3, केवल यही रियल नंबर्स होंगे? जी नहीं, इसके अलावा जो बीच में पॉइंट में आएंगे नंबर्स, इसके बीच में भी जितने नंबर्स होंगे, ठीक है, हर किसी दो नंबरों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे बीच में पॉइंट्स में, वो भी सब क्या होंगे, रियल नंबर के ही पार्ट होंगे। जैसे 0 के हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए मैंने माना 0.1 हो गया, तो क्या 0.1 रियल नंबर होगा? जी हाँ, रियल नंबर होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट हमने एक ही चीज बताई है कि रियल नंबर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कोई भी नंबर आता है वो कैसा नंबर होगा, रियल नंबर होगा। चाहे वो पॉइंट में आए, चाहे वो अपॉन में आए, चाहे वो पूरा इंटीजर के ही फॉर्म में क्यों ना आ जाए, रियल नंबर होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मैं लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे रियल नंबर का एग्जाम्पल चल रहा है, जैसे मैंने लिखा माइनस इनफाइनाइट -543, ठीक है, और माइनस का 7 पॉइंट कुछ भी लिखते जाइए आप लोग, ठीक है। 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और +2 भी हो सकता है, प्लस का 576 भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख देते हैं प्लस का 7/6 कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। और क्या इनफाइनाइट हो सकता है? जी हाँ, प्लस का इनफाइनाइट भी रियल नंबर ही होगा, और माइनस का इनफाइनाइट भी रियल नंबर ही होगा। इतनी सी बात अगर यहाँ तक क्लियर हो गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर आप लोग जो मैं वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब बनेंगे तो वो ये बोलेगा, कंडीशन दे देगा कि x इज़ अ रियल नंबर, ठीक है, तब आप वहाँ फंस जाओगे। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ सेम एज इट इज़ आप लोग लिखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके लिखते रहिएगा, लेकिन पहले जब समझा रहा हूं तब मत लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
रियल नंबर मैंने बता दिया, ठीक है। अब रियल नंबर के भी, इमेजिनरी नंबर को हटा देता हूं मैं, ठीक है। रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, मैं यहां तक सब हटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड कम पड़ जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए रियल नंबर के भी दो पार्ट होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज बहुत समझने वाली है यहां पे। रियल नंबर के भी दो पार्ट होंगे। अब रियल नंबर के दो दो पार्ट कौन से होंगे? रियल नंबर का एक पार्ट जो होगा उसे कहते हैं डेसिमल नंबर, और एक पार्ट होगा उसे कहते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहां पे मैं पहला पार्ट लिख रहा हूं, उसे कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर नंबर। और रियल नंबर का जो दूसरा पार्ट होगा उसे कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। यहां पे एक बात समझिएगा, इंटीजर नंबर को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। और डेसिमल नंबर को क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं बोलते हैं। अब यहां पे गलती होने के कहां कहां चांसेस हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए गलती होने के कहां चांसेस हैं वो मैं बता देता हूं। जो पूर्णांक संख्या है ना, उसको कुछ लोग कभी कभी पूर्ण संख्या भी बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? पूर्ण संख्या, जबकि ये गलत है, ये गलत है। वर्ड पे और जो मैं लिख रहा हूं उस पर बहुत तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि बात यह है कि आपकी एक छोटी सी गलती ये नंबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा क्रैश कर सकती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है वो पूर्ण संख्या नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। समझ में आइएगा, ठीक है। वर्ड पे पूरा गौर करिएगा, पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है। अब इंटीजर को भी बेसिकली हम लोगों ने तीन पार्टों में बांटा है। इंटीजर को भी हम लोगों ने पूरा पूरा तीन पार्टों में बांटा है। अच्छा, इंटीजर होता है क्या है मैं बता देता हूं। इंटीजर जो होता है ना, जैसे नंबर लाइन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लीजिए मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट करी है, तो ये 1 है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और करते करते इनफाइनाइट तक। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 और करते करते माइनस के इनफाइनाइट तक, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का यहां लिख लीजिएगा मतलब पूरी पूरी संख्या, पूरी पूरी संख्या। हिंदी वाले बच्चे भी, इंग्लिश वाले बच्चे भी यही लिखेंगे, पूरी पूरी संख्या। होल नंबर मत लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है होल नंबर, देखिए होल नंबर या उसी को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये एक अलग ही चीज होती है, ठीक है, ये एक अलग चीज होती है, इसको मत लिखिएगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही लिखिएगा, ठीक है। होल नंबर या पूर्ण नंबर क्या होता है वो भी बताऊंगा क्या होता है। पहले आप लोग इतना समझ गए होंगे, पूरी पूरी संख्या मतलब इंटीजर का मतलब होता है पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए। जैसे ये 0 क्या है? पूरी पूरी संख्या है। 1 क्या है? पूरी पूरी संख्या है। 2 क्या है? पूरी पूरी संख्या है। 3 क्या है? पूरी पूरी संख्या। और इधर जब आते हैं तो -1 भी पूरी पूरी संख्या, -2 पूरी पूरी संख्या। मतलब आपका अपॉन में नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। पहली बात तो ये अपॉन में नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कोई डेसिमल में नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2, तो 2 पूरी पूरी संख्या है। अब मैंने लिख दिया 2.3, तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। पहली बात तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि अपॉन में कुछ और नंबर नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसको हम लोगों ने, मैंने बोला था इसको हम लोग 3 पार्टों में बांटेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट में क्या होगा? सबसे पहला मैं लिखता हूं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। एक होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और एक होता है बीच में होता है 0। इस नंबर लाइन को जो मैंने बनाया है ना, ये सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए ही बनाया है।
जिस चीज को मैं जहां बना रहा हूं उस चीज को आप भी वही बनाइएगा। गॉट इट? तो मैंने इस नंबर लाइन को सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए बनाया है। इसमें आपको कहीं भी बीच में डेसिमल दिख रहा है, दशमलव संख्याएं दिख रही है? नहीं दिख रही है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यह होता है कि एक से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर होंगे। पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत कहां से होती? 1 से होती। 1 2 3 4 5 6 करते करते कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक। अगर एक से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक नंबर्स लिखे हुए हैं और वो पूरे पूरे नंबर हैं, ना दशमलव में है, ना बटे में है, ना अपॉन में है, ठीक है, तो वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, इनको एक और नंबर से हम लोग क्या कहते हैं? पुकारते हैं। और किस नंबर से पुकारते हैं? उससे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कैसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी में से कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ में आ गई। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मैंने हिंदी नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? आपसे क्वेश्चन यहां से एक अराइज क्या हो सकता है? मैं छोटे छोटे क्वेश्चन अभी लेके चल रहा हूं और बाद में मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बाद में बढ़ाऊंगा। पॉजिटिव नंबर की शुरुआत कहां से होती है? पॉजिटिव नंबर में आपसे पूछा जाएगा पॉजिटिव नंबर की शुरुआत कहां से होगी, तो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव इंटीजर की शुरुआत होगी 1 से शुरुआत होगी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो हमें दिख रहा है नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक, बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नेचुरल इंटीजर में, हाँ नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो वो पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव का इनफाइनाइट है। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर में सबसे बड़ा नंबर पूछेंगे तो प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा आंसर। यहां से समझ गए? 0 क्या है? 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, निगेटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा, इसका नंबर की शुरुआत कहां से होगी? कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से शुरुआत होगी। माइनस इनफाइनाइट से शुरुआत नहीं होगी, -1 से शुरुआत होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं -1 से कहां जाएगा? माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस के 1 से लेकर के माइनस के इनफाइनाइट तक ये जो होंगे हमारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे वो चलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर माइनस का इनफाइनाइट मत बोल दीजिएगा। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो -1 होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है। देख रहे हैं इधर, ये सबसे बड़ा होता है, फिर छोटा होता जाता है। यहां से समझ में आया? तो ये बात समझिएगा। दूसरी बात क्या है कि अभी मैंने 0 के बारे में नहीं बताया है, तो मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, होल नंबर। ठीक है, इतना आप लिख लिया हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं। एक होता है, दिख रहा होगा आप, आई थिंक आप लोगों को, ठीक है, एक होता है होल नंबर। ठीक है, जैसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब ये होल नंबर क्या है? होल नंबर की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है 0 से। कहां से शुरुआत होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 और करते करते कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक। कहां तक? प्लस के इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, ये आपको अलग से ध्यान रखना है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर की जो शुरुआत होती है या पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। इसका मतलब आपसे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? तो सबसे छोटा होल नंबर आपका 0 दिख रहा है, 0 ही होगा। लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, ये भी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया इंटीजर के बारे में। इंटीजर का जो टॉपिक था वो यहीं तक खत्म हो गया है। आप लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, अब नोट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में मत नोट करा करिए, बीच में मुझे समझाने दिया करिए, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि मैं बहुत ही धीमे पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि आप लोगों में से ये भी कोई लोग सोचे कि ये तो आता है मुझे, अब इसके आने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें हमें रियल इफेक्ट दिखेगा कि इस चीज़ का रियल इफेक्ट हम लोगों का पड़ कहाँ रहा है, ठीक है। अब आते हैं दशमलव संख्याओं पे, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं को भी दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। इंटीजर्स का काम खत्म हो चुका है, दशमलव संख्याओं को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक होगा हमारा टर्मिनेटिंग, रिपीटेशनल मैं बोल देता हूं, रिपीटेशनल डेसिमल नंबर, ठीक है, रिपीटेशनल डेसिमल नंबर। और एक होता है नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर। स्पेलिंग में मत जाइएगा, ठीक है। एसएससी में स्पेलिंग नहीं देखी जाती आजकल, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो आता नहीं है। तो रिपीटेशनल डेसिमल नंबर और नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर ये क्या होते हैं? रिपीटेशनल डेसिमल को बोलते हैं कि जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, पुनरावृत्ति हो सकती है, ठीक है। मुझे इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं मालूम चल रही है। रिपीटेशनल का मतलब होता है जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है और हो सकती है, ठीक है। और नॉन रिपीटेशनल का मतलब है जो पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। बात समझ में आया? देखिए, नाम से ही कुछ चीजें डिफाइन हो जाती हैं और नाम से ही समझना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में या आपके बायोलॉजी में या आपके ज्योग्राफी सेक्शन में नाम से ही कुछ चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो नाम से आपको समझना पड़ेगा। रिपीटेशनल डेसिमल नंबर का मतलब क्या होता है? पहले तो डेसिमल नंबर ही देख लेते हैं, डेसिमल नंबर बोल रहा है दशमलव संख्याएं। इसका मतलब क्या होगा कि वो संख्याएं दशमलव में होंगी। किस में होंगी? दशमलव में होंगी। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, एग्जाम्पल है जैसे मैंने लिखा 0.7, तो क्या ये दशमलव के फॉर्म में है? बिल्कुल है, दिख रहा है दशमलव के फॉर्म में है। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी? डेसिमल नंबर होगी। अच्छा, मैंने लिखा 7/2, क्या ये दशमलव के संख्या रूप में है? कुछ बच्चे बोलेंगे दशमलव के सर रूप में नहीं है। नहीं है दशमलव के रूप में। कहाँ है दशमलव के रूप में? ये तो बटे के रूप में है, अपॉन में है। तो जब इसको हल करेंगे बेटा, ठीक है, तो 2 को 7 से डिफाइन करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे 0 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया है 3.5, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करके देखिएगा, लास्ट तक सॉल्व करके देखिएगा, अगर वो दशमलव में मान अपना दे रहा है तो कैसी संख्या होगी? डेसिमल नंबर होगी। तो ये क्या होगी बेटा? आपकी डेसिमल नंबर होगी, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, अगर मैंने ऐसे लिखा 3.3333 ऐसे करके लिखा, तो क्या बताइए, क्या ये दशमलव संख्याएं होंगी? कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये दशमलव संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि सर हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला है कि 1/3 को डेसिमल में नहीं बदल सकते। अगर कोई चीज डेसिमल में बदल जा रही है सॉल्व करने के बाद, तो वो कैसी होगी? दशमलव संख्या होगी। और ये संख्या भी कैसी होगी? दशमलव के फॉर्म में है, दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये जो भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं दशमलव में है और इनको सॉल्व करने के बाद दशमलव में आ जाता है आंसर, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है दशमलव में संख्याएं हैं, डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे एक बात आई है कि रिपीटेशनल और नॉन रिपीटेशनल क्या चीज है भाई? ये तो रिपीटेशनल क्या मतलब होता है? जो रिपीट कर रहा है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, मैंने जैसे लिखा 3.3333 करते करते इनफाइनाइट बार, ठीक।
तो यहां पे आपको दशमलव में पहली बात संख्या दिख रही है, जी हाँ, हमें दशमलव में संख्या दिख रही है। तो क्या हो सकती है, रिपीटेशनल हो सकती है या नॉन रिपीटेशनल होगी, इनमें दोनों में से एक ही चीज होगी। तो क्या चीज रिपीट कर रही है, देखिए 3, फिर यहां 3, फिर 3, फिर 3, और कब तक रिपीट करती जा रही है, रिपीट ही करती जा रही है। ठीक है, तो रिपीट करती जा रही है तो कैसी संख्या होगी, ये रिपीटेशनल नंबर होगा। ये कैसा नंबर होगा, रिपीटेशनल नंबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में रिपीटेशनल क्या आएगा। दूसरा है, कुछ लोग कहते हैं कि 22/7। ठीक है, 22/7 क्या है भाई, 22/7 रिपीटेशनल है या नॉन रिपीटेशनल है, ये क्या है। तो 22/7 जानते क्या है, एक्चुअल में ये पाई का मान नहीं है। कुछ लोग पाई को 22/7 बोल देते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। लगभग बराबर है, पाई और 22/7 का मान जो है वो जो लगभग 8 डिजिट आती हैं पॉइंट की, वहां तक समान रहता है लगभग। लेकिन पाई और 22/7 एक चीज नहीं है, आप समझिएगा। पाई का जो मान आता है वो आता है 3.14 समथिंग 68628 535 और फिर यही नंबर फिर से रिपीट करने लगता है। मतलब आगे क्या आने लगता है, फिर आता है 14628 फिर आने लगता है 14628 ठीक है। इसका मतलब एक चीज समझिए, जो 22/7 का मान है वो लगभग पॉइंट के इतने डिजिट तक तो आता है और फिर वही चीज रिपीट करने लगती है, फिर वही चीज हमारी रिपीट करने लगती है। मतलब यही एक सेक्शन है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कैसी संख्या हो जाएगी, रिपीटेशनल डेसिमल नंबर हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल में लेता हूं। मैंने लिखा 0.5 लिख दिया। ठीक है, 0.5। तो क्या 0.5 जो है वो रिपीटेशनल होगा कि नॉन रिपीटेशनल होगा। अब हमने यहीं तक संख्या खत्म हो गई 0.5, लेकिन हम पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं ना, जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं, जितने चाहे यहाँ पे आगे इनफाइनाइट तक कर दीजिएगा। ठीक है, जितने चाहे उतने जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद, ठीक है, अगर किसी संख्या के बाद में जीरो लगता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी संख्या को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं, ये संख्या लिख सकते हैं। तो क्या चीज रिपीट कर रही है, इसमें जीरो रिपीट कर रहा होगा। यहां पे जीरो रिपीट कर रहा है, तो जीरो रिपीट कर रहा है तो कैसी संख्या हो सकती है, रिपीटेशनल नंबर, रिपीटेशनल डेसिमल नंबर होगा। अब तो यहां ये बात हो गई हमारी रिपीटेशनल डेसिमल नंबर की बात हो गई। अभी तक हमने नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर की बात नहीं करी है और हम लोग अब बात करने वाले हैं, उसी की बात करने वाले हैं। अब लोग लिख लीजिए, मैं यहां का थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर की अभी तक हमने बात नहीं करी थी और इसका एग्जाम्पल जो आता है वो आता है जिनका रूट नहीं निकल सकता, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकल पाता वैसे नंबर क्या आते हैं, नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर में आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर क्या होता है तो मैं बता देता हूं। जैसे √2 का मान निकालना चाहोगे तो आएगा 1.141। ठीक है, फिर कोई भी नंबर आता रहेगा एट रैंडम, 8, 9, 7, 6, 2, 4, 9, 0, 5, 4, 3। ठीक है, 8, 8, 9। इसमें आप देखेंगे कोई भी एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। इसमें आपको दिखेगा कि कोई भी एक सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, कोई भी एट रैंडम कोई भी नंबर आ जा रहा है और ये ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है, एक ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया बन रही है। तो ऐसा अगर कोई नंबर है जिनमें कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है और ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, नॉन रिपीटेशनल होंगे। इसी तरह √3 का भी निकाल लेंगे तो √3 का भी मान ऐसे ही निकलेगा कि 1.73 निकलेगा और उसके बाद में
ये नंबर्स एट रैंडम आते रहेंगे और ये ना खत्म होने वाली प्रक्रिया बन जाएगी। अच्छा, इसी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है एक पाई का। हमने इसीलिए पाई को यहां नहीं डाला था। पाई यहां 22/7 आएगा क्योंकि एक टाइम के बाद रिपीट होने लगे एक नंबर, जबकि पाई में ऐसा नहीं होता। पाई में होता है, पाई का मान होता है 3.14 और 628,535 ऐसे करके आता है, और कोई भी फिर इसके बाद नंबर कोई भी आता रहता है 7, 4, 9, 3, 2, 6, 8 और ऐसे करते करते इनफाइनाइट बार आता है। तो पाई का जो मान आता है ना, वो यहां तक आप शुरुआत के 8 डिजिट तक देखेंगे, वो लगभग 22/7 के पास ही आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि कोई भी एट रैंडम नंबर आने लगता है और ये ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया बन जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें आप देखेंगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर यहां पे रिपीट नहीं कर रहा है। जब नंबर रिपीट नहीं करेगा तो उससे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर बोल देंगे, ठीक है। यहां तक जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी खत्म नहीं हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर तो तुरंत ही खत्म हो गया था और रियल नंबर अभी तक खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ है, जो रियल नंबर के पार्ट्स थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नंबर सिस्टम में और भी चीजें हैं वो खत्म हो गई हो। मुझे और भी चीजें बतानी है और उनको अलग से ही डिफाइन किया जा सकता है। जैसे एक है रेशनल और इरेशनल नंबर, उसको इसमें डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक अलग ही चीज है, ठीक है बेटा, वो एक अलग ही चीज है। और रेशनल और इरेशनल को मैं अलग से ही डिफाइन करूंगा। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। अगली जो हेडिंग होगी वो पड़ेगी रेशनल और इरेशनल, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। रेशनल नंबर और अगला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, रियल नंबर का जब पार्ट बनाते हैं, जब रियल नंबर को करने जाते हैं तो उसमें एक तो बना देते हैं कि जो है एक इंटीजर को बना देते हैं, एक इंटीजर का पार्ट कर देते हैं और एक कर देते हैं डेसिमल का। और डेसिमल को ही डेसिमल के जब 2 पार्ट बनाते हैं तो एक को बोल देते हैं रिपीटिशनल और एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिशनल। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि रिपीटिशनल को ही बताते हैं ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल है, ठीक है। ये रेशनल है और इरेशनल है, जबकि यही गलत हो जाता है, यही चीज आके गलत हो जाती है। रिपीटिशनल कभी भी रेशनल का रूप नहीं लेगा, ठीक है, लेगा लेकिन इंटीजर भी कभी इंटीजर भी लेगा, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि रेशनल नंबर को अलग से पढ़ाने की जरूरत है। अभी क्या डिफरेंस है पता चल जाएगा, पर रिपीट ये कुछ लोग बोल देते हैं कि जो रिपीटिशनल होगा उसी को ही रेशनल बोलते हैं, जो नॉन रिपीटिशनल है उसको इरेशनल बोलते हैं। यहां पे ये बात गलत हो जाती है। गलत क्यों हो जाती है मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। गलत क्यों हो जाती है मैं यहां पे बता देता हूं अभी, ठीक है। देखिए, रेशनल नंबर का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती है, किसी भी नंबर को हम लोग P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब होता है, P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब एक और एग्जांपल से समझिए। मान ली अपॉन लगा हुआ है, इसका मतलब एक और चीज है, अपॉन के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, अपॉन के नीचे कोई नंबर लिखा हुआ है, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैसा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं लिखता हूं 2/7, 2/7 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर है, क्योंकि अपॉन है, अपॉन के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है और अपॉन के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, तो कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहां बोलेंगे कि सर हम लोग इसको भी तो डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं, तो कैसा नंबर हो जाएगा हमारा, कैसा नंबर हो जाएगा, रिपीटिशनल हो जाएगा, रिपीटिशनल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप दूसरा एक बात बताइए कि हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं,
5 को मैंने सिर्फ बोला 5, 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 को तो 5/1 भी तो लिख सकते हैं, ये भी चीज तो लिख सकते हैं। हर एक इंटीजर को, एक मैं चीज बताना भूल गया था इंटीजर में, मैं यही बताना चाहता था। कोई भी ऐसा इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, आप उसको इंटीजर अपॉन 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला है, तीसरा एग्जांपल में लिखता हूं 0 को, कुछ लोग कहेंगे 0 को नहीं लिख सकते, 0 को भी लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 0/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं हो गया? क्या ये रेशनल नंबर को डिफाइन नहीं कर रहा है? P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो हम लोग रेशनल नंबर का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो है P/Q के रूप में डिफाइन करना, रूप में डिफाइन करना, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे कि जो है दोज नंबर विच वी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q दे कैन, दिस नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। जिस नंबर को हम लोग P/Q के रूप में डिफाइन कर सकते हैं वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं डेसिमल में जो रिपीटिशनल था उसको अगर रेशनल नंबर बोल देता तो फिर इंटीजर भी तो आ रहा है इसमें। ये क्या, कैसा पार्ट है बेटा? ये इंटीजर है ना, इंटीजर है, इंटीजर वाला पूर्णांक है, दिख रहा है? ये पूर्णांक ही तो है 5, और ये भी पूर्णांक है, ये भी क्या है? पूर्णांक ही है। तो फिर पूर्णांक को भी हमें इसमें लाना पड़ता रिपीटिशनल डेसिमल नंबर में, ठीक है। तब वहां बात गलत हो जाती है, इसीलिए इस चीज को अलग से ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी टीचर को, मेरे को नहीं, सिर्फ किसी भी टीचर को। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो है इसमें सिर्फ एक ही चीज लिख दीजिएगा कि P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुझे पता है कि काफ़ी ये चीज़ बहुत बारीक वाली चीज़ें हैं, पर समझना पड़ेगा। अगर आपको अपना एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर छोटा छोटा बचाना है, ठीक है, और चाहते हैं कि मेरा वो क्वेश्चन जो है वो मैं घर आकर के ये ना बोलूँ कि अरे यार गलत हो गया, यहाँ पे घर पे आके, तो यहाँ पे P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होगा? इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं ना वो प्योर, अगर कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो है नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे इसको मान सकते थे कि ये, हाँ, ये जो चीज़ है ये नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर हो सकती है, पर इस चीज़ को रिपीटेशनल डेसिमल नंबर नहीं कह सकते थे, क्योंकि यहाँ इंटीजर भी आ रहा है। अब यहाँ क्यों आ रहा है समझिएगा। √2, यहाँ एग्जाम्पल क्या होगा? √2। इसका एग्जाम्पल को मैं थोड़ा डिफाइन करता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसको P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि कैसे नहीं कर सकते? हम इसको √2 को ऐसे लिख सकते हैं, √2/1 इस तरह से लिख सकते हैं, P/Q के रूप में बन गया। जबकि ये गलत चीज़ गलत है, ये चीज़ आपकी चीज़ गलत है। और क्यों गलत है समझिएगा। √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 को लिख सकते हैं 1.141 ऐसे करके, और खूब अनगिनत संख्याएं चलती जा रही हैं, कितनी इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती जा रही हैं। क्या कैसे संख्याएं चलती जा रही? इनफाइनाइट तक संख्याएं चलती जा रही हैं। अगर हम लोग यहाँ का पॉइंट हटा दें तो यहाँ नीचे 1 आ जाएगा, और जितनी बार ऊपर संख्याएं लिखी उतनी बार 0 आ जाएंगे। तो 0 कितनी बार आएंगे बताइए आप लोग? 0 भी तो इनफाइनाइट बार आएंगे। 0 कितनी बार आएंगे? इनफाइनाइट बार आएंगे। अरे √2 का मान ये था, हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया है तो 1 लगा करके 0 लगाते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा बेसिक्स
इसका भी एक बेसिक है, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी इतना समझिए कि यहाँ पॉइंट हटाते हैं तो 1 लगा के 0 लगाना चालू कर देते हैं, और कितने 0 लगाते हैं, जितनी यहाँ पे पॉइंट्स में संख्याएं लिखी होती हैं उतनी बार 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने कितनी बार 0 लगाएंगे भाई, इनफाइनाइट बार संख्याएं लिखी है तो 0 भी इनफाइनाइट बार ही आएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां जानते कैसी फॉर्म बन जाएगी, यहां फॉर्म बन जाएगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की। यहां कैसी फॉर्म बन जाएगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाती है। तो उस फॉर्म को कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इस फॉर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि अनडिफाइन क्यों नहीं बोला सर आपने? अनडिफाइन, अनडिफाइन का मतलब होता है कि इसका आंसर 1 2 3 4 आएगा या गाय भैंस बकरी आएगी। इसका मतलब ये होता है अनडिफाइन का मतलब। इनडिटरमिनेंट का मतलब ये होता है कि हमें आंसर जो है वो मैथमेटिक्स की ही फॉर्म में लाना है और उसमें हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है इनडिटरमिनेंट फॉर्म में। अभी आप इतना समझिए कि यह मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं। कितनी इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है? 7। और उनमें से एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये है जो बन रही है आपके सामने। ठीक है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता? इसको निकाला नहीं जा सकता, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो √2 है, √2/1 नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको P/Q के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? P/Q के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। और √2 को √2/1 के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका प्रोसेसर मैंने यहां तक लिखा है। ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इस चीज को इस रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो है क्या सिर्फ √2 ही इसका एग्जाम्पल होगा? जी नहीं, जितने भी आपके ऐसे नंबर्स होंगे जिनका रूट नहीं निकल सकता, जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकल सकता, वो सब इरेशनल नंबर की फॉर्म में आएंगे। जैसे √3, अगला एग्जाम्पल अगला लेता हूं, √5, √7। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? इसको हटा देता हूं। √3, √5, √7, √11, ये सारे के सारे क्या होंगे? और √13, जितने भी ऐसे नंबर हैं जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकल सकता समझ गए? जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकल सकता वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर में आ जाएंगे। अब क्या यहां पे पाई का मान जो है, वो पाई का मान जो है, पाई जो होगा वो भी क्या इर्रेशनल की फॉर्म में आएगा? जी हाँ, पाई भी इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा मैं दिखा देता हूं। जैसे मैंने पाई लिखा, तो पाई को हम लोग π/1 नहीं लिख सकते। π/1 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते जानिए। पाई को π/1 क्यों नहीं लिख सकते? पाई का मान अभी मैंने बताया कितना होता है, 3.1468253 इस तरह से, और बढ़ते बढ़ते जाता है और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगा के 0 लगाना चालू करेंगे, और कितने 0 लगाएंगे भाई? इनफाइनाइट बार 0 लगाएंगे। तो कैसी फॉर्म बन गई है हमारी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बने। भाई ये भी इनफाइनाइट बार है और ये भी इनफाइनाइट बार है, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन जाएगी, जो कि सॉल्व नहीं होगी, जो कि सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। कुछ लोग यहाँ पे ये गलती जरूर करेंगे कि इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से काट देंगे और आंसर लिख देंगे 1। अरे इनफाइनाइट कटेगा नहीं बेटा, इनफाइनाइट ही जब कटने लग जाएगा तो फिर कहेगा इनफाइनाइट होगा। कुछ लोग कहते हैं सर हम लोग इनफाइनाइट को जोड़ सकते हैं। अरे आप इनफाइनाइट को ही जिस दिन गिनने लग जाओगे तो फिर इनफाइनाइट रह ही नहीं जाएगा, वो एक डेफिनेट नंबर बन जाएगा ना। बात समझ में आ रही है? तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ जानना चाहते होंगे कि सर वो फॉर्म क्या होती है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, और 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होती है। तो मैं बता देता हूँ, उसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, सॉल्व में किसी एक दिन कराऊंगा बीच में, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। ठीक है, कि क्या होती है, कि मुझे कुछ क्वेश्चंस भी लेने आज।
ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती हैं 7 होती हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म मैथमेटिक्स में 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है जो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। आपके कोर्स में इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ क्योंकि अभी जब जैसे आ गया था तो उसको पता होना चाहिए। एक होता है 0/0, दूसरी होती है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तीसरी होती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, चौथी होती है 1 की पावर इनफाइनाइट, पांचवी होती है 0 माइनस इनफाइनाइट, छठी होती है 0 की पावर 0, सातवीं होती है इनफाइनाइट की पावर 0, ठीक है। तो ये होती है आपकी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती हैं, ठीक है, बेसिकली, जिसमें से आपको अभी ये देखने को ये मिला था, ठीक है। अभी और भी फॉर्म धीरे धीरे आपको देखने को मिल ही जाएंगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे हम लोग थोड़ा चलते हैं और बेसिकली इवन ऑड नंबर बता देता हूँ, ठीक है। आगे के बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर, ठीक है। इवन और ऑड में भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या होता है, देखिए हमारे दुनिया में कोई भी नंबर होगा वो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। आप देखना चाहेंगे तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे करते जाएंगे आपको नंबर मिलते जाएंगे, ठीक है। इवन नंबर का फॉर्म, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर का मतलब ये होता है जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है वो दे कॉल द इवन नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका यहाँ पे रूल क्या है कि जो है जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या होती हैं? इवन नंबर कहलाती हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जो संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाती होंगी ना, अरे गधो, ये भी वही मतलब है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? इवन कह रहा है कि जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। क्यों? कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं। और ऑड में क्या कह रहा है? जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। 0 जो है 2 से डिवाइड हो जाती है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। इसी तरह हर जो नेक्स्ट संख्या आती जाएगी 0 से चालू करके, वो सब की सब क्या होंगी? इवन नंबर होंगी। क्या होंगी? इवन नंबर। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते सारी संख्याएं होंगी। ऑड में कौन सी संख्याएं होंगी? जो बच गई हैं, जो संख्याएं बच गई हैं वही क्या होंगी? आपकी ऑड हो जाएंगी। इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 करते करते आ जाएंगे, ठीक है। हमें खाली 9 तक ही संख्याएं देखनी होती हैं, बाकी की उसी तरह डिफाइन होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऑड नंबर हो जाएंगे। समझ में आया क्या? ये सारे के सारे संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऑड नंबर हो जाएंगे। अच्छा, तो यहां से एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, जब कोई भी संख्या, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, ये सारी संख्याएं किससे डिवाइड हो जा रही हैं? 2 से डिवाइड हो जा रही है। इवन का फॉर्मूला क्या बन रहा है मैं वही बता रहा हूं। इवन का फॉर्मूला ये बनेगा, अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 × n। क्या हो जाएगा? 2 × n, या फिर 2n भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। 2n फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। n क्या है? वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n इज अ, आप नेचुरल नंबर ही बोल, होल नंबर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर इज अ होल नंबर, ठीक है। वेयर n इज अ होल नंबर, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जरा इसको देखिए। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा कि 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा, पहली बात तो इसको 2 से काटिए। कोई नंबर को 2 से कटेगा कैसे? जब 2n की फॉर्म में होगा तो 2 से कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा मतलब इसमें 1 जोड़ दीजिए।
अगर 1 जोड़ देंगे तो हमेशा एक कभी ना कभी 2 से कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहां पे समझिए, और यहां पे भी n बराबर क्या है, n बराबर ले लेंगे होल नंबर, n क्या ले लेंगे, होल नंबर ले लेंगे, ठीक, इतनी सी बात। यहां पे एक बात समझिएगा, अगर किसी को अभी तक फॉर्मूला नहीं समझ में आया कि 2n कैसे आया है, तो होल नंबर तो पता है ना, अभी मैंने बताया है कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बताइए आप लोग, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि होल नंबर की शुरुआत होती है 0 से शुरुआत होती है, तो 0 से ले लीजिए। n बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। एक एक मान रख के देखिए जरा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले n बराबर 0 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं, पुट, यहाँ लिख देते हैं पुट n इक्वल टू 0। इसमें n इक्वल टू 0 रख के देखिए तो क्या मान निकलेगा, 2 इंटू 0 बराबर 0। तो हमने बताया था 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है, आ गया इवन नंबर, ठीक है। अब हम लोग पुट n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। अगर n बराबर 1 रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, आ गया 2। n बराबर 2 रख के देखते हैं, अगला नंबर रख के देखते हैं, तो 2 इंटू 2 रख देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, अगला नंबर आ गया, ठीक है। इससे, इस फॉर्मूले से डिफाइन हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे इवन नंबर बना सकते हैं अगर हम लोग n बराबर होल नंबर ले ले तो, ठीक। यहाँ पे भी रख के देखिए जरा इस फॉर्मूले में कि n बराबर हम लोग यहाँ पे होल नंबर का मतलब समझ गए ना कि यह है कि क्या होगा, 0 से चालू होगा, 0 1 2 करते करते इनफाइनाइट तक। तो अगर हम लोग n बराबर 0 अगर पुट करते हैं, n बराबर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं और इस फॉर्मूले में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि 1 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो डिफाइन करता है पूरी तरीके से कि जो कौन सा इवन नंबर होगा और कौन सा ऑड नंबर होगा, ठीक है। अब ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखवाया है, आपके जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इस फॉर्मूले की बिल्कुल बेहद सख्त जरूरत पड़ेगी उस जगह, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो है इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अच्छा, कोई भी नंबर अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, उसी संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से डिवाइड होता रहेगा हमेशा। अगर आपको किसी संख्या को 2 से डिवाइड नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उस संख्या को 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो कभी 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, वो कभी भी 2 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा पर 1 हमेशा इसमें रिमाइंडर में बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई इवन और ऑड की बात हो गई, ठीक है। इवन और ऑड की यहां तक बात हो गई है और अब क्या बचा हुआ है, अब हमारे सामने प्राइम नंबर्स बचे हुए हैं और